हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे अपन राजस्थान की मिट्टियों के बारे में। तो चूंकि अपना जो बीएसटीसी का एग्जाम है उसमें राजस्थान ज्योग्राफी में ये भी अपना एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैसे ज़्यादा विस्तार नहीं है इस टॉपिक का, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी क्योंकि प्रश्न तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले तो जो मिट्टी है उसकी परिभाषा आप देख लीजिए। चट्टानों के टूटने फूटने, विघटन और उसके बाद फिर जलवायु, वनस्पति और जैविक प्रभाव से जो एक सामग्री उत्पन्न होती है, एक सिस्टम बनता है पूरा का पूरा, उसको मिट्टी कहते हैं अपन। और जो मिट्टी के बनने की, मृदा के बनने की प्रोसेस है वो अनवरत है। अनवरत का मतलब ऐसे समझेंगे कि ऐसे नहीं कि भाई कुछ 5-10 दिन बन गई और बाद में रुक गई, ऐसे नहीं। कंटिन्यू ये काम चलता रहता है और कंटिन्यू काम चलता रहता है। उसी प्रोसेस में इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जिनको भौतिक रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। बहुत सारे जीवों के अंश, जैसे कोई पेड़ है उसकी पत्तियां सूखती हैं, बाद में जमीन पे गिर जाती हैं, तो वो किस में मिलती हैं? तो मिट्टी में मिलती है और ह्यूमस वगैरह का निर्माण करती हैं। तो इसी प्रकार और जीवों के अंश भी मिलते ही हैं, वनस्पति के अंश भी। और इससे एक एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी के डेवलपमेंट का वो जो सिस्टम है वो उस मृदा में उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार की बात, यहाँ से आपको नोट्स में कुछ भी नहीं लिखना है, बस समझने की बात थी। तो इसको समझने का प्रयास करना। आपकी इस प्रकार की घटना होती हैं जिसको अपन मृदा के नाम से जानते हैं। तो मृदा का वर्गीकरण, यहीं से तो प्रश्न बनते हैं। कितने प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से, जिसमें सामान्य प्रणाली और एक वैज्ञानिक प्रणाली है। सामान्य प्रणाली में 8 प्रकार हैं, वैज्ञानिक प्रणाली में 5 प्रकार हैं। और वैज्ञानिक प्रणाली के नाम अंग्रेजी में आएंगे तो उनको याद रखने में थोड़ी समस्या आती है, तो उनको याद रख लेना आप। तो 5 प्रकार ये आगे अभी पढ़ रहे हैं जस्ट वैसे, और 8 प्रकार ये याद कर लेना। वैज्ञानिक प्रणाली अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने डेवलप की थी। 10 ऐसे प्रकार बनाए थे, उसमें से राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और उनके नाम भी यहाँ जस्ट अपन देख ही लेते हैं, ठीक रहेगा। तो इधर जो टाइप किए हुए नाम हैं वो तो हैं जो अपनी वर्गीकरण की पुरानी सामान्य प्रणाली है उसके, और ये जो नाम आप व्हाइट कलर के बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये 5 नाम है वो वैज्ञानिक प्रणाली का नाम है। तो एक बार सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पुरानी सामान्य। दूसरिया सिरोजम प्रणाली, दूसरिया सिरोजम मृदा, जिसके अंदर की कार्बनिक पदार्थ हैं या अपना जो नाइट्रोजन है ये कम होता है। और राजस्थान के 4-5 जिले हैं ऐसे, जैसे जयपुर हो गया, इधर अपना जयपुर के आसपास का क्षेत्र मतलब पालीवाला, या ऐसे क्षेत्र जो रेगिस्तान थोड़ी बहुत, जहाँ पर भूरे रंग की, दूसरे रंग की मिट्टी पाई जाती है, वो क्षेत्र। लाल बलुई मृदा, फिर इसमें ये बलुई शब्द आ गया, तो जहाँ पर रेगिस्तान है वो क्षेत्र इसमें आ जाएगा। और लवणीय मृदा, जिसमें बाड़मेर का नाम खास तौर से आएगा, जालौर बाड़मेर। और बाकी जहाँ पर सिंचाई होती है, ऐसे क्षेत्र मतलब ऐसे जिले जिनमें सिंचाई के लिए फुल पानी की सप्लाई है, वहाँ पर ज़्यादा सिंचाई होने के कारण भी वहाँ की मिट्टी है वो लवणीय हो जाती है, तो ये लवणीय मृदा हो जाएगा। इसी प्रकार से लाल दोमट मिट्टी है जो अरावली का भाग है उसमें है, या अपना जो भीलवाड़ा जिला है या फिर मेवाड़ कह लें यहाँ पर। फिर पर्वतीय मिट्टी, जो सीधा सीधा पर्वत का मतलब समझ जाएंगे आप कि अरावली पर्वतमाला। फिर भूरी मिट्टी जो बनास बेसिन है उसमें लगभग विस्तृत है। बलुई मिट्टी और रेत के टीले, पश्चिमी जो अपना मरुस्थल है राजस्थान का, थार का मरुस्थल। और जलोढ़ मिट्टी का मतलब ये समझेंगे आपकी जो नदी बेसिन है, नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी है वो। तो ये तो अपने जो रेगुलर सामान्य प्रणाली है अपनी वो बात हो गई। और इसके अलावा में अगर बात करें अपन तो एरिडीसोल, एल्फीसोल्स, एंटीसोल्स एंड सेंटीसोल्स और वर्टीसोल्स, ये इसके अंग्रेजी नाम हैं। बोलने में तकलीफ हो रही है तो याद करने में जरूर थोड़ी समस्या आएगी, लेकिन नाम टोटल 5 ही हैं। 4-5 बार अपन बोलते रहेंगे, 2-4 दिन जब आप नोट्स बना लेंगे और 2-5 बार रिवीजन करेंगे तो ये याद हो जाएंगे। और प्रश्न कैसे बनेंगे ऐसे वर्गीकरण में? ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा कि निम्न में से कौन सा प्रकार है, नहीं है। प्रश्न में संभावना रहेगी एक तो मिट्टियों के उपजाऊपन, किसी प्रकार के खास तत्व की कमी या अधिकता, या फिर मिट्टियां किस क्षेत्र में है, कौन से जिले में है या नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, तो वो चीजें अपन सारी आगे देखते हैं। तो सामान्य प्रकार का एक छोटा सा मैप भी अपने पास है, तो मैप को अपन देख लेते हैं एक बार। जैसे जो थोड़े फॉन्ट है बड़े हैं और नजर आ रहे हैं वो तो देखो, रेतीली मिट्टी, पूरा बलुई रेतीली, भूरी रेतीली मिट्टी जो अरावली मतलब से पहले वाला भाग है उसमें।
फिर इधर कछारी मिट्टी, कछारी को ही अपन जलोढ़ कहते हैं, तो मैदानी भाग है उसमें। फिर मध्यम काली मिट्टी जो हाड़ौती का पठार है, यानी कि जो लावा के अवशेष होते हैं वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, तो वो। फिर इधर ये अपना क्या नाम लिखा हुआ है, मिश्रित लाल काली मिट्टी, तो जो पास पास वाला क्षेत्र है उसमें थोड़ा बहुत झालावाड़ का भाग आ रहा है इधर। फिर चित्तौड़गढ़ का अपने भीलवाड़ा का क्षेत्र इसमें आता है। इसके अलावा लाल लोमी है और लाल पीली मिट्टी है, तो ये। और ये इधर बाड़मेर जालौर की बात कर रहे थे हम, तो वहां की लवणीय मृदा है। कुछ यहाँ पर लवणीय मृदा का श्रीगंगानगर में उधर भी नाम आ रहा है। कुछ इधर कोटा, जहां मतलब सिंचाई ज्यादा होती है, उन भरतपुर का जहाँ नहरें हैं वहां का नाम आएगा। तो ये चीजें आपको समझनी आगे, वैसे डिटेल में पढ़ेंगे इसको अपन, टेक्स्ट भी अपने पास इसका कंप्लीट है, तो वहां बात करते हैं अपन आगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन धूसरिया सिरोजम मृदा के बारे में। तो क्या बात है इसके बारे में, तो रंग होता है इसका पीला भूरा, और अरावली के पश्चिम में छोटे टीलों वाले ऐसे समझना आप, पाली, नागौर, अजमेर, जयपुर और दौसा, 5 जिलों के नाम आए हैं। 5 जिलों के नाम आपको याद रखने अच्छे से। इन क्षेत्रों में ये धूसर मृदा पाई जाती है, सिरोजम मृदा पाई जाती है। और कणों के बारे में अगर बात करें तो मध्यम मोटाई के होते हैं, जैसे बहुत छोटे और मध्यम मोटाई के और मोटे कण। तो बलुई मिट्टी का नाम जब आएगा तो मोटे कण हो जाएगा, जलोढ़ या चिकनी मिट्टी का नाम जब आएगा तो उसमें सबसे छोटे कण, महीन कण का नाम आ जाएगा। नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ इसमें कम होते हैं, ये ध्यान रख लेना। और जब नाइट्रोजन कम होगा तो उर्वरा शक्ति है वो अपने आप कम हो जाएगी, और जहाँ उर्वरा शक्ति कम है तो फिर ज्यादा फसलें नहीं लेंगे, तो केवल बारानी खेती वहां हो पाएगी। फिर दूसरे नंबर पर आती है लाल बलुई मिट्टी। अब इसका जो क्षेत्र है वो चूरू, झुंझुनू, इसके अलावा फिर जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर और बाड़मेर का क्षेत्र। और इसमें भी वही स्थिति है, कार्बनिक तत्व और नाइट्रोजन तत्व तो कम होंगे, क्योंकि नाम लाल के साथ बलुई शब्द आ रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। जिलों के नाम अगर याद रह जाते हैं तो सबसे बढ़िया बात है इसमें। वैसे बलुई शब्द आते ही मरुस्थल वाला भाग तो आपके जहन में आ ही जाएगा, जिसमें चूरू, झुंझुनू है, जोधपुर, नागौर, पाली, सीधा सीधा ये रेगिस्तानी जिलों के नाम आ रहे हैं। फिर आगे तीसरी मृदा अपन बात कर रहे हैं, लवणीय मृदा। और इसमें इसका मतलब आप ऐसे अपने लोकल लैंग्वेज में लूण बोलते हैं, नमकीन, मतलब कि ऐसी मिट्टी जिसकी जो सरफेस है वो सफेद सफेद जैसी हो जाती हैं, और उसको ऊसर टाइप की भूमि हो जाती है, और जो अपना मतलब कि खेती बाड़ी का वो काम है उस पर नहीं हो पाता है। मुख्यतः बाड़मेर और जालौर, सबसे पहले बाड़मेर का नाम आया है, आप ध्यान रख लेना, सर्वाधिक विस्तार समझ लेना इसका मतलब। और उसके अलावा कच्छ की खाड़ी के पास के साथ ही श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर और कोटा जैसे सिंचाई वाले भाग में। तो सिंचाई वाले भाग में क्यों है उसका मैंने बता दिया कारण, कि भाई थोड़ा मतलब इस तरह की स्थिति बनती है कि बहुत ज्यादा पानी भरा रहता है, वो जमीन में नीचे जाता है, और वहाँ के जो लवण है वो घुल जाते हैं उसमें, और वापस से वो कसेरू की क्रिया के माध्यम से पानी जब ऊपर आता है तो वो भूमि की जो सतह है उसके ऊपर आ जाता है नमक, और वहां जम जाता है, तो फिर वो वहां की मिट्टी थोड़ी ऊसर टाइप हो जाती है। और भी नाम है इसके, लवण को ही क्षार कहते हैं अपन, तो वो मतलब क्षारीय भूमि, ऊसर मृदा, रेह मृदा भी कहते हैं, कल्लर भी कहते हैं कुछ जगह। तो ये 3 4 5 इसके उपनाम है, वो ध्यान रख लेना आप। बाकी इसमें जो लवण तत्व हैं उनकी मात्रा ज्यादा होती है, सारी बातें हैं वो। और लवणों का जमाव अधिक सिंचाई से भी हो जाता है, वो हमने हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, भरतपुर, कोटा ये नाम आ रहा है वहीं से अपन समझ पा रहे हैं। और क्षारीय भूमि है तो इसका जो पीएच मान है वो 7 से कम होगा, तो 7 से इतना कम है कि 5 है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। बाई चांस ऐसा प्रश्न बन जाए कि निम्न में से कौन किस प्रकार की या कौन सी मृदा का मान पीएच मान 5 से भी कम होता है या 5 होता है, तो उसमें आप ध्यान रख लेंगे वो लवणीय मृदा है या क्षारीय मृदा है। आगे बात कर रहे हैं अपन लाल दोमट मिट्टी की। तो लाल दोमट मिट्टी, अब दोमट शब्द आया है तो उसमें बलुई हटा है, थोड़ी स्थिति ठीक है, मतलब उपजाऊ है ये थोड़ी। और इसका जो विस्तार है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जिलों में। और ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर मक्का उत्पादन ठीक ठाक होता है, तो मक्का उत्पादन के लिए बेस्ट रहती है ये। आगे और बात करेंगे क्या है। इसका रंग होता है लाल और कण होते हैं बारीक। पानी ज्यादा समय तक रहने के कारण इसमें जो नमी है वो ज्यादा समय तक बनी रह सकती है, मतलब इसको सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है, इस प्रकार समझ लेंगे आप। पर्वतीय मृदा में कहीं कोई बात समझाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कहाँ है बताइए, तो वो कहाँ है, गुरु शिखर, माउंट आबू, सिरोही, तो सिरोही हो गया। बाकी पहाड़ियां हम खूब सारी उदयपुर में पढ़ते हैं, पाली में अरावली का विस्तार है, नाग पहाड़ और जो वो टोडगढ़ पढ़ते हैं अपन अजमेर में है,
अलवर क्षेत्र में भी कुछ पहाड़ियां हैं, तो यहाँ पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है। और रंग तो मतलब रंग तो चेंज होता रहता है, लाल से लेकर पीला, भूरा, 2 3 4 प्रकार के रंग। फिर आगे बात कर रहे हैं अपन भूरी मिट्टी की। भूरी मृदा अक्सर आसपास की नदियों से बहकर आती है, तो नदी और उसमें खास जो नाम आता है वो किसका नाम आता है? भूरी मृदा का जैसे ही नाम आएगा, बनास का नाम उसके साथ आएगा आएगा। तो बनास का प्रभाव क्षेत्र वाले जिले सब आ जाएंगे, जैसे टोंक में बिसलपुर है, आपको याद है, तो बनास पर है, तो इस तरह से उसको याद रखना। सवाई माधोपुर को भी याद रखना है। बूंदी में नहीं है, फिर भी नाम क्यों आ रहा है तो याद रख लेना, थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है। बाकी भीलवाड़ा तो अपना जिंदाबाद है ही है, और उसके आसपास में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, एक तरीके से इसको ऐसे समझ लो आप, पूरा मेवाड़ आ गया है। तो इस मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन लवणों का अभाव होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। फास्फोरस की कमी होती है इसमें, भूरी मिट्टी में, है ना, और नाइट्रोजन की भी कमी होती है, मतलब यूरिया का यूज इसमें भी करना पड़ता है। फिर आगे बात कर रहे हैं अपन रेत के टीले या बलुई मिट्टी के बारे में। तो ये सीधा जो पश्चिमी मरुस्थल है वहां पर, और उसमें जो सबसे ज्यादा विस्तार है वो कहाँ है? जैसलमेर में। इसके अलावा बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू, जो एकदम से अंधाधुंध रेगिस्तान वाले जो जिले हैं, उनमें बलुई मृदा पाई जाती है। कण होते हैं इसके मोटे, तो जल धारण क्षमता अपने आप कम हो जाएगी इसकी। ऐसे प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो उसमें बलुई मृदा का नाम आपको सही करना है। और जलोढ़ मृदा, इसको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा शायद, इसीलिए इसका नाम थोड़ा इस साइड में आ गया है। बात करते हैं क्या मामला है। तो एक तो इसमें शब्द है जल और ओढ़, मतलब जल ओढ़ कर लाता है, कहीं डाल देता है, वो जलोढ़ मृदा। जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, नदी या नाले में बहकर आई हुई जलोढ़ मृदा उत्पादकता की दृष्टि से सर्वोत्तम होती है, और राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी के रूप में इसको अपन जानते हैं। इस तरह की मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है, और नाइट्रोजन या फास्फोरस है उसके अंश तो कम मिलते हैं। जैसे बनास पढ़ रहे थे, बनास जब पढ़ रहे हैं उस समय फास्फोरस और नाइट्रोजन कम है, अभाव है, इस तरह का नाम आया था। यानी कि फिर जलोढ़ मृदा में आप समझ लीजिए वहां पर थोड़ी इसकी सप्लाई कम होती है। बाकी जो तत्व है, देखिए यहाँ एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आएगी। यहाँ फास्फोरस बता रहा है अधिक और फिर यहाँ बता रहा है कम, तो इसको काट दीजिए आप। केवल नाइट्रोजन का अंश इसमें कम हो सकता है। जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान है वो 7 से ज्यादा होता है, यानी कि जो 7 का मतलब, तो जब आपने पीएच मान पढ़ा होगा 10th क्लास में साइंस में, तो 7 का मतलब होता है उदासीन, न तो अम्लीय न क्षारीय। तो ये थोड़ा ज्यादा होता है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना आप। जलोढ़ मिट्टी है उसका पीएच मान है वो 7 से ज्यादा होता है। बहुत उपजाऊ होने के कारण रबी और खरीफ दोनों प्रकार की फसलें ली जाती हैं। फिर ये कहाँ कहाँ है? तो टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। पूरा ऐसे दे दिया, पूर्वी, दक्षिणी, पूर्वी राजस्थान। जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार की है, बांगर और खादर। तो ये थोड़ा आप समझ लेना, बाई चांस में कहीं कोई ऐसा प्रश्न आए, उलझा नहीं दे अपने को। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर कहते हैं, और नई जो जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर कहते हैं। अब नई पुरानी क्या है, ये कौन सी बेजमारी है, तो इसको ऐसे समझेंगे आप। जैसे कोई नदी है, इसको मान लीजिए अपनी ये बनास नदी है, ठीक है। तो बनास नदी पहले पहले के जमाने का मतलब 100-200 साल मान लो ऐसे, तो 100-200 साल पहले इसकी स्थिति ऐसी रहती थी कि ये जो किनारा है बनास का, उससे भी लगभग 1 किलोमीटर दूर तक इसका पानी फैल जाता था, क्योंकि नदी की गहराई कम थी, और जब जो अपना वर्षा ऋतु का समय रहता उस समय ज्यादा पानी की मात्रा उसमें आती थी, तो 1 किलोमीटर दूर तक उसका पानी फैल जाता था। तो जब पानी फैलेगा और पानी जब वापस सूख जाएगा, मतलब कि भूमि में चला जाएगा, उस समय ऊपर जो मिट्टी रह जाएगी उसका जो, इसको अपन बोलचाल की भाषा में पणा कहते हैं। तो अब ये इस प्रकार की स्थिति बन गई कि 1 किलोमीटर दूर तक वो मिट्टी का विस्तार हो गया। अब यहाँ जो जलोढ़ मिट्टी है, आजकल स्थिति ऐसी हो गई कि आगे बात करते हैं क्या मामला है अपना। बात कर रहे थे अपन खादर और बांगर में अंतर क्या है। अब आजकल स्थिति ऐसी है कि इतनी जबरदस्त बारिश होती नहीं है, पूरा का पूरा नदी के अंदर का जो रेत है उसको निकाल लिया गया है, तो नदी थोड़ी गहरी हो गई है। अब बरसात भले ही ज्यादा जोरदार आए, लेकिन पानी है अब वो इस जगह तक नहीं पहुंचता है। अब वो केवल थोड़ा बहुत कभी बाई चांस में 2-5 साल में ज्यादा आ गई तो इस जगह तक पहुंच सकता है। तो अब ये ऐसे आप समझ लेना,
ये तो क्षेत्र हैं वो बांगर हैं और ये क्षेत्र हैं वो खादर हैं। दूर हैं वो बांगर क्षेत्र हैं और जो पास में है नदी के किनारा वो खादर क्षेत्र है। बस ये नया और पुराना जलोढ़ का मामला क्लियर है आपका। अब आगे और क्या बातें हैं। मिट्टी के वर्गीकरण की नई व्यापक वैज्ञानिक प्रणाली। तो क्या है ये। अपने भारत में 1956 में मृदाओं के व्यापक अध्ययन के लिए एक मृदा सर्वेक्षण विभाग स्थापित किया गया। तो ये प्रश्न आपके नहीं आएगा, बस जानकारी के लिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो तथा भूमि उपयोग आयोजन एवं संस्थान ने भारतीय मृदाओं पर बहुत से अध्ययन किए। जो साइंटिस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हो गए या और भी जो भी रिसर्चर होते हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसी स्टडीज की और उसके आधार पे फिर 1976 में इसके जो काम करने वाले थे लोग, उन्होंने वर्गीकरण की एक व्यापक प्रणाली विकसित की। मैंने अमेरिका से ही मतलब प्रेरित है ये, ऐसे मान लेना आप, क्योंकि नाम वहां पर है वही नाम यहाँ लिए गए। नई प्रणाली में मृदा को कुल 10 भागों में बांटा गया। उसमें से राजस्थान में कितने प्रकार हैं, तो वो 5 प्रकार। ऐसे भी पूछा जा सकता है, नए वैज्ञानिक वर्गीकरण में राजस्थान में मिट्टियों के प्रकार कितने हैं, तो आपको याद रखना है 5 प्रकार हैं। और 5 प्रकार कौन कौन से हैं, तो हम एक बार देख चुके हैं, एक बार वापस से। एरिडीसोल, एल्फीसोल, एंटीसोल, इनसेप्टिसोल और फर्टिसोल। अभी मैप में जब देखेंगे तो थोड़ा आपको समझ में आएगा। और क्षेत्र वाइज और मैप से ही आपको इनको याद करना है। मैप से कैसे याद होगा, तो मैप से बहुत बढ़िया से याद होगा। आप इसको याद करेंगे, अपना जो पश्चिमी राजस्थान है वहीं से याद कर लेना। पहली है एंटीसोल्स, फिर है एरिडीसोल्स, फिर इनसेप्टिसोल्स, फिर अल्फीसोल्स और वर्टिसोल्स। तो इसको किसके साथ जोड़ना है, कोपेन के साथ। कोपेन का वर्गीकरण पढ़ा था हमने। तो कोपेन के वर्गीकरण में क्या पढ़ा था हमने कि सबसे पहले इधर आता है अपना BWHW, फिर आता है BSHW, CWG आता है और AW। तो यहाँ थोड़ा ये इनसेप्टिसोल्स, अभी इसको थोड़ा ऐसे जोड़ते हैं अपन। मैं डायरेक्ट पहले ही क्या बताने लग गया, जैसे उसको याद किया था वैसे इसको याद करना, बस ये बताना चाह रहा था मैं। और मेन बात तो क्या है, जैसे एंटीसोल्स हैं, ये किस में आएगी, तो यहाँ कौन सा क्षेत्र है, रेतीला क्षेत्र है, रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल है। तो बस समझ जाओ कि एंटीसोल्स का मतलब हो गया रेतीली मिट्टी। फिर एरिडोसोल्स हैं, तो ये जो भाग नजर आ रहा है आपको, जहां पर इनसेप्टिसोल्स लिखा हुआ है और एंटीसोल्स लिखा हुआ, इनके बीच में एरिडोसोल्स हैं। मतलब ये भी बलुई मिट्टी है, लेकिन इसके साथ आप ऐसे सब जोड़ देंगे, लाल बलुई मिट्टी या थोड़ी भूरी बलुई मिट्टी, या जो एंटीसोल्स हैं उससे थोड़ी सी उपजाऊ मिट्टी। और जिलों के नाम में कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ की बात करेंगे तो इधर जैसलमेर आ गया, जोधपुर आ गया, बाड़मेर आ गया, फिर बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़। क्लियर कट, बिल्कुल मैप से यह आपका याद हो जाएगा। फिर जब एरिडोसोल्स की बात करेंगे, थोड़ा इधर आएंगे तो आगे अपना ये जो शेखावाटी वाला क्षेत्र है वो पूरा आ गया, नागौर आ गया, इधर पाली जालोर वाला क्षेत्र इसमें आ जाएगा। और इनसेप्टिसोल्स में कहीं कोई समस्या नहीं है, जहां अरावली का विस्तार है उनमें सब में इनसेप्टिसोल्स का विस्तार है, मतलब ऐसे समझ लो पर्वतीय मिट्टी। फिर अल्फीसोल्स का मतलब क्या समझेंगे, तो अल्फीसोल्स का मतलब हो गया जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि देख सकते हैं अपन अल्फीसोल्स का जो आ रहा है वो मैदानी भाग में आ रहा है। तो जलोढ़ मिट्टी या भूरी मिट्टी, थोड़ा बहुत अपना भिलवाड़ा वाला क्षेत्र, मेवाड़ का क्षेत्र भी इसमें आ रहा है, तो ऐसे समझ लो भूरी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। और अल्फीसोल्स, अब जिले पूछेंगे तो पूरा का पूरा ये पूर्वी राजस्थान का यहाँ का सिस्टम आ गया अपना। तो ABCD मतलब अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली हो गया, इधर टोंक हो गया, थोड़ा बहुत जयपुर का भाग भी हो गया, फिर अपना इधर से बूंदी का भाग है थोड़ा सा, और अजमेर थोड़ा बहुत, ये सारे के सारे जिले इसमें आ जाएंगे। फिर है लास्ट इसका जो प्रकार वर्टिसोल्स। अब वर्टिसोल्स का मतलब आप समझ जाएंगे कि जो पठारी भाग है, काली मिट्टी है हाड़ौती के पठार की, वो वर्टिसोल्स में आती है। इतना काम है और याद हो जाएगी, मतलब इतना ज़्यादा कोई हार्ड मामला नहीं है अपना। वर्टिसोल्स में थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का कुछ भाग भी इसके अंदर काउंट किया गया है। तो ये इधर चित्तौड़ का भाग हो गया थोड़ा बहुत, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ का भाग भी आ रहा है इसमें। बाकी मुश्किल नहीं है, एक बार जब मैप आप खुद जब नोट्स बनाएंगे उसमें खुद मैप बनाएंगे और नाम लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। और उसमें कोई एक सूत्र ऐसे सेट कर लेना आप उधर से इधर आने का, इस तरह का। तो सबसे पहले शब्द हो जाएगा एंटीसोल्स, उसके बाद एरिडो, एंटी, फिर एरिडो, फिर इनसेप्टी के बाद
देखिए मुझको तो यहाँ भी नाम बोलने में समस्या आ रही है, फिर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि याद करने में थोड़ी समस्या आ सकती है। अल्फी और लास्ट है वर्टी। तो ये तो एक तरीके से अनाराम हो गया, याद कर लेना कुल मिलाकर। जैसे भी वर्टिसोल सबसे लास्ट में है, सबसे पहले एंटी, एरिडो, इनसेप्टी, अल्फी और वर्टी। ओके, आगे चलते हैं, फिर क्या है इनके बारे में जो डिटेल है उसको पढ़ते हैं। एरिडिसोल क्या है? खनिज मृदा है, मुख्यतः शुष्क जलवायु में। वही कोपेन वाली बात आ गई है यहाँ। चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालोर। एरिडिसोल, जब हम अभी बात कर रहे थे मैप में, उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, आप देखेंगे। एरिडोसोल में ऐसे जैसे हमने पहले यहाँ एंटी का नाम लिखा तो ऐसे चले मत जाना, एरिडो पढ़ रहे हैं, दूसरे नंबर की पढ़ रहे हैं यहाँ, वहां दूसरे नंबर की, यहाँ पहले नंबर पे डिटेल में जो टेक्स्ट है इसका उसमें। तो इसमें हमने बात की थी कि पूरा शेखावटी आ गया और कुछ भाग ऐसा नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, ये तो कुल मिलाकर 6, 7, 8 जिले हैं, इनको याद कर लेना। मतलब मैप से अगर याद कर रहे हैं तो क्लियर ही है आपका। फिर अल्फी सोल्स की बात कर रहे हैं अपन, तो ये मटियारी मिट्टी और मिट्टी की प्रतिशत मात्रा ज्यादा होती है इसमें। जलोढ़ मृदा, अभी बात कर रहे थे कि मैदान में जलोढ़ मृदा। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, बारह, झालावाड़। तो ये कोटा, बारह, झालावाड़ उसमें भी आ जाएगा वर्टी में, लेकिन यहाँ भी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एंटीसोल, अब ये जो वहां मैप में सबसे पहले पढ़ रहे थे अपन, रंग हल्का पीला भूरा, और ऐसी मिट्टी है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जलवायु में स्थित मृदाओं का समावेश होता है। भिन्न भिन्न दशाओं के कारण इस मृदा का निर्माण हुआ और पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ आ जाएगा। इनसेप्टिसोल, अर्ध शुष्क अर्ध जलवायु के क्षेत्र में अरावली के ढाल, बस ऐसे समझ लो कि पर्वतीय। सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जहां भी अरावली का विस्तार है उन जिलों के नाम इसमें आ जाएंगे। फिर लास्ट बच गई वर्टिसोल, तो अभी मैप में भी हमने देखा था। जो हाड़ौती, हाड़ौती का मतलब क्या होता है वो देख लो, यहाँ चारों जिलों के नाम है, उनके अलावा किसी और का नाम नहीं दिया, जबकि मैप में थोड़ा बहुत वहां बता रखा है। जो चित्तौड़ और प्रतापगढ़ का भाग है उसको इस साइड में, तो आप ध्यान रख लेना। और इस मिट्टी में अत्यधिक क्ले उपस्थित होने के कारण इसका रंग थोड़ा ब्लैक कलर का होता है, और मटियारी मिट्टी की सारी विशेषताएं, मतलब ये भी एक तरीके से उपजाऊ होती है, जल धारण क्षमता इसकी भी ज्यादा होती है। बस तो इतनी सी बातें हैं। वैज्ञानिक वर्गीकरण वाली जो नाम है पांचों, वो कौन से जिलों में विस्तृत है या उनकी खास विशेषताएं क्या है। तो जो सामान्य वर्गीकरण है उसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ले गई है, याद हो जाएगा, कोई ऐसी मुश्किल बात है नहीं उसमें। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो मिट्टी से संबंधित हैं और परीक्षा में बाई चांस पूछ ली जाए तो लफड़ा कर सकते हैं वो। तो पणा का मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तालाब है उसका जो जल है वो सूख जाता है। उसके बाद एक परत, कभी आप चले होंगे, उस पे पापड़ियां बन जाती हैं, तो उसको पणा कहते हैं। ओके, धमासा, उसको ये इसका वैज्ञानिक नाम है टूफोसिया परपुरिया। ये जो अपना पश्चिमी मरुस्थल है वहां की एक खरपतवार है, दमासा उसका नाम है। अब मिट्टी वाले टॉपिक में इसका नाम कैसे आ गया, तो इस तरह से मिट्टी का कनेक्शन हो गया कि धमासा नामक जो वनस्पति है वो बलुई मिट्टी में पाई जाती है या एंटीसोल मिट्टी में पाई जाती है, ऐसे समझ लो। एंटीसोल तो नाम याद हो गया मुझे। वालरा या वल्लर, ढलुआ क्षेत्र, मतलब कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर जहाँ हल नहीं चल सकते, जमीन को खोद कर या पेड़ वगैरह है उनको काट पीट कर जला कर, ऐसे एग्रीकल्चर मतलब जो प्रोसेस की जाती है खेती बाड़ी की, उसको स्थानीय भाषा में वालरा या वल्लर कहते हैं। तो याद रहेगा, ये हमने पढ़ा भी था, स्थानांतरित कृषि के रूप में पढ़ा था। और एक शब्द है बांझड़, तो अनुपजाऊ भूमि है उसको बांझड़ या पड़त भूमि कहते हैं। पड़त शब्द भी आ जाए तो पड़त मतलब जहाँ खेती बाड़ी नहीं होती है। फिर राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, याद रखना है इसको। इसी के साथ में एक वो अभी करंट में पढ़ा होगा हमने या कहीं आया था शायद तक, एक टॉपिक है सूरतगढ़ है अपने राजस्थान में, श्री गंगानगर में जो है, वहां पर सोइल हेल्थ कार्ड सबसे पहले जारी किया गया था, केंद्र सरकार की योजना थी, तो वो भी थोड़ा ध्यान रख लेना। और ये जो मिट्टी की पहली परीक्षण प्रयोगशाला है वो जोधपुर में स्थापित की गई थी 1958 में। काजरी का नाम आपने सुना होगा, तो काजरी आप पक्की याद रखना। काजरी कहाँ है, तो जोधपुर में है, और वहां पर यह परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई थी।
मिट्टी से संबंधित कुछ समस्याओं के प्रश्न, बहुत सी बार समस्याओं पर मिट्टी की समस्याओं पर प्रश्न बने हैं। तो मुख्य रूप से 4 समस्याएं हैं अपने यहाँ की, बात कर लेते हैं। जैसे भूस्खलन, तो ये तो कम है अपने यहाँ क्योंकि ज़्यादा ऊंचे पहाड़ है नहीं, तो ऐसी समस्या आती नहीं है। नहीं तो भूस्खलन का मतलब ऐसे समझ लीजिए, जैसे अभी हम एक खेती की बात कर रहे थे कि ढाल पर ऐसी खेती होती है जिसको वालरा या वल्लर कहते हैं। बाई चांस में ज़्यादा बारिश हुई और वो पूरी की पूरी भूमि है फिसल के नीचे आ गई, तो उसको क्या कहते हैं अपन, भूस्खलन। और कोई पूछ ले कि मिट्टी में जो भूस्खलन वाली समस्या है वो कहाँ आती है, तो आप जैसलमेर थोड़ी बताएंगे, उसमें तो सीधा अरावली या जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो नाम आ जाएगा। फिर मृदा अपर्दन, अपर्दन वाला एक मामला है, उसको आप याद रखेंगे। इसमें मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके परीक्षा में गलत नहीं होगा। सर्वाधिक अपर्दन राजस्थान में मिट्टी का किससे होता है? उसमें पहला ऑप्शन है जल, दूसरा है वायु, फिर तीसरा और चौथा कोई और ऑप्शन है। तो जैसे ही अपर्दन का नाम आता है, हमने क्या क्या मतलब जब भी सामाजिक विज्ञान पढ़ी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में या 11वीं 12वीं में भी, अगर बाई चांस में ज्योग्राफी थी अपने और हमने अपर्दन टॉपिक कहीं ज्योग्राफी में पढ़ा, तो हम जल सही कर देंगे उसमें। जबकि राजस्थान में स्थिति उलट है, राजस्थान में सर्वाधिक जो अपर्दन होता है वह वायु से होता है। इसको पक्का याद रखना है, परीक्षा में सीधा सा प्रश्न आ सकता है, राजस्थान में मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण कौन सा है, या सर्वाधिक मृदा अपरदन किससे होता है, तो वायु से होता है। अब अनुमान लगाइए आप, हम लू आंधी वगैरह पढ़ रहे थे, या पश्चिमी राजस्थान का जो 60% भाग है अपना, वो पूरा का पूरा रेगिस्तानी एरिया है, और वहां पर क्या होता है, टीले एक जगह से, यहाँ जैसे कोई टीला था वो जोरदार की हवा चली और यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ से 2-5 दिन बाद और जोरदार की हवा चली, आगे चला गया। तो इस तरह से वो ट्रांसफॉर्मेशन मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह होता रहता है, तो वो उसको अपर्दन ही कहेंगे अपन, मिट्टी का कटना। तो वायु के कारण मिट्टी का अपर्दन अपने राजस्थान में सर्वाधिक होता है, उसको याद रखेंगे। बाकी फिर अपर्दन के जो और प्रकार हैं, उसमें जल से भी अपर्दन होता है। जल अपर्दन में अपनी जो चंबल नदी है उसमें बहुत हालत खराब है, बीहड़ बन गए हैं, सीधा सीधा पूरी की पूरी जो भूमि कट गई है उसमें, और इस कारण कोटा है उसमें जो बीहड़ है उनका सर्वाधिक विस्तार भी है। और बाकी जो चंबल, डाकू ऐसे शब्द आते रहते हैं, तो वो मिट्टी के कटने के कारण बड़े बड़े गह्वर बन गए हैं उसके दोनों किनारों पे, तो वो अपर्दन का ही एक रूप है। आगे मरुस्थलीकरण, ये भी मिट्टी से संबंधित समस्या ही है। तो मरुस्थल है उसमें मिट्टी बड़ी होगी और उसकी जो जल धारण क्षमता है कम होगी, तो वो खेती बाड़ी के लिए इतनी बढ़िया नहीं होगी। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि यार, जब हम बात करते हैं कि श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा गेहूं वगैरह होता है और ऐसे, तो फिर थोड़ा लगता है ऐसे, लेकिन वहाँ उर्वरक ज्यादा यूज करके कैसे न कैसे वो सेट कर लेते हैं। बाकी मरुस्थलीकरण क्या है तो समझ जाएंगे आपकी, भाई पेड़ वगैरह नहीं है वहाँ, सीधा केवल रेत ही रेत है और बंजर हो गई है जमीन, तो वो मरुस्थलीकरण। और मरुस्थल का एक शब्द आ सकता है, मरुस्थल का मार्च। मरुस्थल का मार्च क्या है, तो एक शब्द सुना होगा आपने, अभी साल 2 साल से तो ये 26 जनवरी 15 अगस्त नहीं मना रहे, नहीं तो मार्च पास्ट। तो मार्च पास्ट का मतलब क्या होता था, वो ऐसे सैनिक जो जैसे चलते हैं वैसे चलते हैं विद्यार्थी, तो उसको मार्च पास्ट कहते हैं। तो मरुस्थलीकरण को ऐसे याद रख लेना आप, मार्च का मतलब मरुस्थलीकरण का आगे बढ़ना, मरुस्थल का आगे बढ़ना, आगे से आगे वो बढ़ रहा है, उसको मरुस्थल का मार्च कहते हैं। बस समझ गए आप, कोई समस्या वाली बात नहीं आएगी इसमें। और मरुस्थल का मार्च है उसको रोकना है तो क्या करेंगे, तो वहां पर पेड़ वगैरह लगाना, ये सारी चीजें जो भी। और लास्ट और सबसे ज्यादा जिस पर प्रश्न बने हैं वो है जलाभरण अथवा सेम की समस्या। तो जलाभरण का मतलब क्या होगा ये आप समझेंगे थोड़ा सा, आज शायद क्लास में भी बात हुई थी अपनी। आज का मतलब अगर ये वीडियो आप 26 को देख रहे हैं तब। सर्वाधिक समस्या कहाँ है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जहां सिंचाई होती है वहां पर श्री गंगानगर, और एक जिले का नाम और आता है हनुमानगढ़। सर्वाधिक समस्या यही है, हनुमानगढ़। और समस्या क्या है वो मैंने बता दिया था, एक शानदार उदाहरण देकर बताया था, सब याद कर लेंगे अभी और समझ जाएंगे। इसमें जो अभी इस वीडियो में हमारा विषय है और हम बात कर रहे हैं उस पर, तो उसमें जो नई बात क्या है आपके लिए वो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर जलाभरण अथवा सेम की समस्या के समाधान के लिए एक देश है जो हमारा सहयोग कर रहा है, उसका नाम है नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी कहते हैं अपन, या कुछ जगह हॉलैंड भी नाम आता है इसका, तो आप ध्यान रख लेना। तो एक योजना चल रही है नीदरलैंड की सहायता से, उसका नाम है इंडो डच
जल निकासी परियोजना। ठीक है, तो इंडो आ जाएगा, यहाँ डच शब्द आ जाएगा, इंडो डच जल निकासी परियोजना। इसको आपको याद रखना है। नोट्स जब बनाएंगे उस समय इस बात को आपको स्पेशली नोट करना है कि इसके समाधान के लिए नीदरलैंड की सहायता से इंडो डल जल निकासी योजना चलाई जा रही है। बस, बाकी जलाभरण या जल सेम की समस्या क्या है, पूरा क्लियर कट मामला आपका है, उसको हमने पढ़ लिया था। और इसका मतलब अब अपना जो मैटर है वो भी खत्म हो गया है। लगभग आधा घंटा में इस जो मृदा वाला टॉपिक है इसको देना पड़ा, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है, ये कि ये टॉपिक थोड़ा बढ़िया से समझ में आ जाएगा आपको, इस वीडियो से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आउट क्या हो सकते हैं प्रश्न, इससे बाहर क्या जा सकते हैं, तो पढ़ने जब बैठे अपन तो इतना मैटर भरा पड़ा है, किताबों में 10-20 पेज तक मिल जाएंगे आपको एक छोटे से टॉपिक पर। तो इतनी सारी चीज़ों की अभी इसमें आवश्यकता है नहीं, बाद में जब आपको समय मिले तो आप विस्तार से वहाँ से पढ़ लेना। इस वीडियो में जितने नोट्स हैं वो आपको बिल्कुल कंप्लीट एग्जाम से पहले याद होने चाहिए, उनको कंप्लीट कर लेना आप। ओके, धन्यवाद।